इज हैविंग द लाइट ब्लू कलर, ओजोन का लाइट ब्लू कलर होता है, और ऑक्सीजन जो है दैट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस, ओड्यूरलेस गैस। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, और दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है दैट कैन शो द एलोट्रोपी। नहीं, इसी तरह से जैसे कार्बन जो है दैट इज आल्सो ए नॉन मेटल। अब आपको पता है कि कार्बन जो है वो भी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे F2 हो गया, नहीं फ्लोरीन हो गया, सॉरी क्लोरीन हो गया, या फिर नोबल गैसेज हो गए, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, या फिर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, दीज ऑल एग्जिस्ट इनटू द फॉर्म ऑफ गैसेज, वाइल कार्बन, वाइल सल्फर, वाइल फॉस्फोरस, ओके, वाइल एस्टेटाइन, these can exist, सिलीनियम हो गया, these can exist into the form of solids, ये solids की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है कि कार्बन की तो दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, वन इज अबाउट द क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, अमरफस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर देखें तो आपको पता है कि कार्बन की तीन फॉर्म होती है, वो जस्ट हम नेक्स्ट जब चैप्टर करेंगे एनटीएससी वाला जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है तब करेंगे हम। तो इसमें जैसे कार्बन की तीन क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको पता है कि वन इज नोन एज द डायमंड, अनदर इज नोन एज द ग्रेफाइट, और थर्ड फुलरीन्स होते हैं कि नहीं। इसी तरह से एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन में देखें तो कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, नहीं लैंप ब्लैक हो गया, These all are the amorphous forms of carbon, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गई। इसी तरह से जो सल्फर है वो भी तीन एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज नोन एज द रोम्बिक सल्फर, एक होता है रोम्बिक सल्फर, ठीक है, अनदर इज अबाउट मोनोक्लिनिक सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, और थर्ड जो है दैट इज नोन एज द प्लास्टिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी कह सकते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी कह सकते हैं, एंड अनदर इज अबाउट द प्लास्टिक सल्फर। तो आपको पता है कि सल्फर जो है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है S8, एंड दैट इज हैविंग द पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन की फॉर्म में रिंग होती है, जस्ट लाइक दैट, इनटू द फॉर्म ऑफ W, जस्ट लाइक दैट। ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ S8 सल्फर। और आपको पता है कि सल्फर में टोटल क्या नाम है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो हर एक सल्फर पे 2 लोन पेयर होते हैं S8 में। ये सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं। दिस इज द पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन रिंग इज फॉर्म, क्राउन की फॉर्म में रिंग बन गई। और इसी तरह से आपको पता है कि फोस्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4। फोस्फोरस की भी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, वन इज नोन एज द व्हाइट फोस्फोरस, ओके, अनदर इज नोन एज द रेड फोस्फोरस, और थर्ड जो हो गया दैट इज नोन एज द ब्लैक फोस्फोरस। एक्चुअली ब्लैक फोस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल ग्रेफाइट के जैसा होता है। कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म है और ब्लैक फोस्फोरस जो है दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, तो ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म हो गई। व्हाइट फोस्फोरस जो है वो इंडिविजुअली P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये P4 एक यूनिट हो गई। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाइट फोस्फोरस। अब आपको पता है कि फोस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में यूज हो गए, तो हर एक फोस्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रेड फोस्फोरस एक्चुअली जो है ना वो पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरह से, जस्ट लाइक दैट। एक P4 फॉर्म ये हो गई, एक P4 फॉर्म ये हो गई, जस्ट लाइक दैट एंड सो ऑन। ओके, इनमें अब ये जो बॉन्ड है इसकी जगह तो ये बन गया, ये बॉन्ड रहेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया रेड फोस्फोरस का, ये पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स अटैच्ड है आपस में। तो एक्चुअली क्या है कि देखो नॉन मेटल में सल्फर हो गया, फोस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन, दे आर हैविंग एलोट्रोपी, इनमें एलोट्रोपी होती है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन स्टेट। एक एलिमेंट एक से ज्यादा स्टेट में अगर एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल बी नोन एज द एलोट्रोपी। ये सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया, ये फोस्फोरस का, एंड सो ऑन। दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द नॉन मेटल्स। ठीक है, जो मेटल की प्रॉपर्टीज आपने की थी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज उससे जस्ट अपोजिट है। जैसे हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट की बात करें तो अभी आपने फिजिकल स्टेट्स में देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो, दे कैन आल्सो एग्जिस्ट इनटू द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जैसे ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2 ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। इसी तरह से दे कैन आल्सो एग्जिस्ट इनटू द फॉर्म ऑफ गैसेस, जबकि मेटल्स के केस में सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर। बाकी जो ये है ये सारे देखो
सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स ओके और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में स्टडी करें तो डेफिनेटली दे आर हैविंग द लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स and boiling points than metals. Reason is that due to presence of weak intermolecular forces of attractions. यहाँ पर जो molecules है उनके बीच में जो intermolecular forces of attraction होते हैं वो weak होते हैं, जिसके कारण इनके boiling points और melting points low होंगे। ठीक है। Another concept, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें सो डेफिनेटली इट शुड बी द फैक्टर कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव। नॉन मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल्स की बजाय ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो ये क्लियर सा कॉन्सेप्ट मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, लेकिन ये कम रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज, इजीली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। ठीक है। इसी तरह से जैसे डक्टिलिटी आपने मेटल्स में किया था, टेंडेंसी टू स्ट्रेच द मेटल इनटू द वायर्स, मेलिएबिलिटी जैसे था, आपने मेलिएबिलिटी के बारे में स्टडी किया था नहीं, सोरोनिटी यानी किसी भी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्रक करेंगे तो वो रिंग की फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की थी वो नॉन मेटल्स में तो नहीं होती, यानी नॉन मेटल्स डू नॉट एग्जिबिट व्हाट डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी एंड सोरोनिटी। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती। ये लस्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, यानी नॉन लस्टोरियस होते हैं नॉन मेटल्स, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए लाइट के प्रेजेंस में शाइन नहीं करते। आयोडीन हालांकि एक नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, और वो इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ आ गए, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, देखो आयोडीन लास्ट में, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली लो है, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण आयोडीन में लस्टर होता है। आयोडीन में तो सब्लिमेशन भी होता है कि आयोडीन के क्रिस्टल्स को आप रख दोगे ना तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है। आयोडीन इज ए वायलेट कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स। इसी तरह से अब हम स्टडी करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम स्टडी करें तो वी कैन से, सबसे पहले आई कैन से कि नॉन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। नॉन मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू मेटल्स। रीजन क्या देंगे? ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज के कारण कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे मेटल्स में मोस्टली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, हेलोजन्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स में बहुत कम नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाएंगे। हालांकि ये हाइड्राइड्स भी बनाते हैं, ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, हैलाइड्स भी बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स बहुत कम होते हैं जो डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे। बट वी कैन से बट नॉन मेटल्स कैन फॉर्म, डेफिनेटली हाइड्राइड्स बना सकते हैं। दे कैन आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स, they can also form halides, they can also form hydroxides etc. सबसे पहले हम स्टडी करें हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब आपको पता है कि कंपाउंड्स अलोंग विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे उनको क्या कहेंगे? हाइड्राइड्स। कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएगा, लेकिन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कोई डायरेक्ट रिएक्शन होकर मीथेन या हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा। नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद H2, नाइट्रोजन डायरेक्टली H2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना लेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके H2O बना लेगा। तो वी कैन से नॉन मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड्स along with hydrogen. I can say certain non-metals like nitrogen, oxygen, chlorine,
ब्रोमीन, आयोडीन, ये 5 नॉन मेटल हो गए सीधे सीधे, रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्राइड्स। इनमें जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो N2 गैस react with 3 moles of H2 gas but not at room temperature into the presence of catalyst iron and molybdenum at a temperature of 673 Kelvin and 200 atmospheric pressure। यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस के बन जाएंगे। ये रिएक्शन हो गई हैबर्स प्रोसेस की। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है अमोनिया को बनाने के लिए बाय द वे ऑफ हैबर्स प्रोसेस। तो N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना देंगे डेफिनेटली। इट इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज देयर। यू नो O2 गैस कैन रिएक्ट विद H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। हाफ O2 कर दो या फिर इसको 2 कर देते, एक ही बात हो। सो लाइक दैट। इसी तरह से H2 गैस can react with Cl2 gas in presence of light, it is the energy of 1 photon, 2 moles of HCl gas बन जाएंगे। इसी तरह से H2 gas is treated with bromine liquid, slightly heat करेंगे, there will be the formation of 2 moles of HBr like that। so these are the various compounds which are formed। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल हाइड्राइड बनाएंगे। अब आपको पता है कि कार्बन जो है 14th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी 4 है और किसी एलिमेंट की जितनी वैलेंसी है उतनी हाइड्रोजन लगेंगे। नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 3 हो गई, ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी 2 हो गई और हेलोजन्स की जो वैलेंसी है वो 1 है। तो कार्बन कैन फॉर्म CH4, सिलिकॉन SiH4, इसी का एलिमेंट है कि Ge, तो GeH4 बन जाएगा, टिन SnH4, PbH4 बना देगा। तो ये देखो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हो गए। अब आपको पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आपने किया था कि दीज आर दी मेटलोइड्स, ये मेटल हो गए, नहीं, टिन और लेड, कार्बन नॉन मेटल हो गया। तो डेफिनेटली दे ऑल दीज कैन फॉर्म हाइड्राइड। तो कार्बन, और आपको पता है कि कार्बन तो बहुत सारे हाइड्राइड बनाता है। कार्बन के जो हाइड्राइड्स हैं उनको स्पेशली हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन कैन फॉर्म NH3 अमोनिया, फॉस्फोरस कैन आल्सो फॉर्म PH3 जिसको कि फॉस्फीन कहेंगे। This is known as the phosphine। NH3 is known as ammonia। नहीं, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कैन फॉर्म H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर इज दैट। इसी तरह से सल्फर कैन फॉर्म H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। रोटन एग स्मेल होती है, ये गैस होता है, H2O लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि H2O में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ गए। HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI बनेगा। इनमें से HF जो है ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन जो HCl है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। HF जो है वो रूम टेम्परेचर पे साइज छोटा है लेकिन फिर भी लिक्विड है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, द कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स अलोंग विद हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, यानी कंपाउंड्स अलोंग विद ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि दे कैन आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव द ऑक्साइड्स। जैसे कार्बन सॉलिड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में अगर बर्न करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा कि नहीं, और कार्बन अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो CO2 गैस बनेगी। नॉर्मल हम अगर नेचर को स्टडी करें तो आपको पता है मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो नॉर्मली एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि नॉन मेटल्स का साइज छोटा होता है इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड्स हो गए। तो कार्बन के 2 ऑक्साइड्स बने, CO और CO2। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, यानी नाइदर एसिडिक नॉर बेस। CO ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, नॉर बेसिक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4, तो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर में और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो दैट विल एक्ट एज ए लेविस एसिड। CO2 लेविस एसिड है। तो कार्बन के देखो 2 ऑक्साइड्स हो गए, CO एंड CO2, जिनमें से एसिडिक कौन है नेचर में? CO2, बट इट इज न्यूट्रल। और देखो कोई भी ऑक्साइड
वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड की नेचर भी वही होती है जो कि ऑक्साइड की नेचर होती है। तो CO2 और वाटर रिएक्ट करके H2CO3 बनाएंगे कि नहीं, एंड H2CO3 इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, जो कि एक डाइप्रोटिक एसिड है, यानी H2CO3 कैन डिसोसिएट टू गिव 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। H2CO3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप और प्लेनर ट्राइंगुलर शेप होती है, ये कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3। तो दो OH ग्रुप है तो एक H पॉजिटिव यहाँ से डोनेट करेगा और एक यहाँ से, ठीक है। तो देखो कार्बोनिक एसिड की, अब कोई आपसे पूछे कि कार्बोनिक एसिड की एनहाइड्राइड फॉर्म क्या है, तो कार्बोनिक एसिड की एनहाइड्राइड फॉर्म CO2 हो गई, ठीक है, या हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ CO2 H2CO3 हो गई। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल लाइक सल्फर कैन आल्सो बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड डेफिनेटली आल्सो एसिडिक इन नेचर, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर O2 गैस के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये बना देगा SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लाइक दैट। तो ये दो ऑक्साइड्स हो गए सल्फर के, SO2 और SO3, और सल्फर के ये जो दोनों के दोनों ऑक्साइड्स हैं दोनों ही नेचर में एसिडिक होते हैं, बोथ आर एसिडिक इन नेचर, दोनों के दोनों नेचर में एसिडिक होते हैं। यहाँ पर देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। सो विच इज मोर एसिडिक, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा है कि नहीं, सो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। SO2 में वाटर का एडिशन करोगे तो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म क्या बनेगा, H2SO3, इसमें वाटर ऐड करोगे तो बन जाएगा H2SO4। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की एनहाइड्राइड फॉर्म SO3 हो गई, सल्फ्यूरस एसिड की एनहाइड्राइड फॉर्म SO2 हो गई, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता है कि दैट इज नोन एज द ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं जिसको, किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट 8 में से 2 गए तो +6, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहनी चाहिए। हाइड्राइड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो सॉरी एनहाइड्राइड फॉर्म को, तो एसिड से जब एनहाइड्राइड फॉर्म में जाओगे तो जिस एनहाइड्राइड फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एसिड वाली है वो होती है एनहाइड्राइड फॉर्म। तो इसकी एनहाइड्राइड फॉर्म ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज होगी सल्फर की, ये इसमें, ठीक है भाई। इसी तरह से जैसे P4 फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, दैट कैन आल्सो रिएक्ट विद O2 गैस टू गिव P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अगर एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करेंगे तो P2O5 बनेगा, दैट इज नोन एज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। और इसी तरह से लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप बर्न करोगे इसको लिमिटेड सप्लाई में, तो P2O3 बनेगा फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। बैलेंस कर सकते हैं, फॉस्फोरस 4 है तो 4 कर दो, ऑक्सीजन 10 हो गए तो 5O2 कर दो, ये 2 कर दो, 3O2, ये तो फॉस्फोरस के देखो 2 ऑक्साइड बन गए, फॉस्फोरस के भी 2 ऑक्साइड बने, एंड द 2 ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस आर नोन एज, एक तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया P2O5 और दूसरा हो गया P2O3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर +3, लाइक दैट। सो डेफिनेटली कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, P2O5 इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू P2O3। लेकिन देखो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर जो एसिड बनेगा वो H3PO4 बनेगा, और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर जो एसिड बनेगा वो H3PO3 बनेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 में से 3 गई, सेम है देखो, 8 में से 3 गए तो +5, तो H3PO4 दैट इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 that is known as phosphorus acid। लेकिन इनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा ना वो स्टेबल ज्यादा होता है। तो जो एसिड जितना स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये बस
फॉस्फोरस के जो एसिड्स हैं उनमें ही ऑपोजिट ऑर्डर होता है, अदरवाइज तो हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, जैसे H3PO2 है, जैसे H3PO3 है, जैसे H3PO4 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे 4 में से 3, यहाँ पर +1, यहाँ पर +3, तो +5। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये होगा ऑपोजिट। रीजन इज दैट, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट बेस, यानी H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना भाई आप। इसमें ये मैंने बताया भी था कभी आपको, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, ये ट्राई बेसिक, इसमें 2 ही होते हैं OH ग्रुप डोनेट करने के लिए H, तो ये डाई बेसिक है, वही आपको पता है मोनो बेसिक। तो ये हो गया P2O5 P2O3, और एक्चुअली P2O5 जो है ना, ये अलग बात बताएं तो P2O5 जो है वो P4O10 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे ना तो वो इसकी फॉर्म में बनेगा, इसका सिंपल फॉर्मूला तो यही है। तो एक्चुअली P2O5 का स्ट्रक्चर होता है P4O10 की फॉर्म में, ठीक है ना, लेकिन वो क्या नाम है, इसको सिंपल फॉर्मूला की फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि P2O5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो P2O5 का स्ट्रक्चर ये होगा कि 4 कॉर्नर पे 4 फॉस्फोरस, ठीक है, और सभी के बीच में ऑक्सीजन, जस्ट लाइक इन दोनों के बीच में लाइक। तो फॉस्फोरस 4 हो गए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पर, एक ये P2O5। P2O5 में अगर आपसे कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा ही होते हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, आपको पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ये शायद आपने किया नहीं है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे तो उससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग को ही करेंगे, ठीक है ना। तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड देख लो कितने हैं, सिंगल बॉन्ड में अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, और एक छोड़ दिया होगा शायद मैंने, 16 होते हैं, एक ये छोड़ दिया, तो सिग्मा बॉन्ड 16 है इसमें, और पाई बॉन्ड 4 है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो सिग्मा एक, यहाँ पर पाई, एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, और एक पाई, ठीक है। P2O5 का स्ट्रक्चर है ये। तो P2O5 का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4O10 की फॉर्म। तो वी कैन से कि नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द ऑक्साइड्स, non metal can react with hydrogen to give the hydrides, but a small amount, a very small number of non metals can react with directly with hydrogen to give the hydrides, okay। और इसी तरह से non metals जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ मोस्टली डायरेक्टली रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे फ्लोरीन F2 गैस जो है दैट कैन आल्सो रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन टू गिव OF2। फ्लोरीन को बाद में लिखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना उसको बाद में लिखेंगे। ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया, लाइक दैट, एक हाफ कप, राइट। सो दिस इज अबाउट द ऑक्साइड्स, ठीक है। और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली एसिडिक होते हैं। नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे N2O बनता है, नहीं NO बनता है, N2O5 बनता है, N2O3 बनता है, N2O5 बनता है जैसे, और क्या नाम है, सॉरी NO2 बनेगा जैसे, और NO2 का डाइमर होता है N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। दीज आर द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट कर सकते हैं, बट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 2000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करता है N2 और O2, क्योंकि N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ही बहुत हाई होती है। तो N2 और O2 2000 केल्विन के ऊपर अप्रोक्सीमेटली रिएक्ट करके NO बनाएंगे। कंबस्शन होता है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, 2 मोल। अदरवाइज बाकी तो फिर जो है ना डिफरेंट रिएक्शन से बनेंगे, वी कैन से। इनमें से देखो सारे एसिडिक है सिर्फ इन 2 को छोड़कर, N2O और NO, ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, बाकी सारे के सारे नेचर में एसिडिक हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा N2O5, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन की +5। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और न्यूट्रल कौन कौन से हो गए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और
NO, ये दोनों न्यूट्रल हो गए। ठीक है भाई, एंड लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स। बाकी फिर नेक्स्ट में करेंगे।